नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कक्षा में आपका स्वागत है। और यह हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 10वीं कक्षा है और इससे पहले हमने 9 कक्षाएं ली हैं। और यहाँ पे अगर बताया जाए आपको तो जो है इन 9 कक्षाओं में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व जो है कांग्रेस की स्थापना के बारे में जाना है, उदारवादी चरण के बारे में जाना है और साथ में जो है बंगाल विभाजन को कवर किया है बहुत अच्छे से, स्वदेशी आंदोलन, साथ में जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का जो है पहला चरण हमने कवर किया 1905 से लेकर 1915 तक। और उसके बाद फिर जो है लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था, और उसके बाद जो है गांधी जी के बारे में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाओं को जो है वहाँ पे देखा है। और इसके अलावा बात की जाए तो होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में, 1919 के कानून के बारे में, और साथ में जो है अगर बात की जाए तो 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन चला था उसके बारे में क्लासेस आपको दी गई हैं। और साथ में जो है भारत में जो है राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का जो दूसरा चरण है 1924 से 1930, उसके बारे में भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दी गई है और परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा उन क्लासेस का, और आप जिन भी साथियों ने उन क्लासेस को अभी तक नहीं किया वो कर ले। और अपने जो फुल में से फुल मार्क्स, पीआरटी में 16 प्रश्न पूछे जाते हैं, 16 में 16 आपके सही होंगे इस सीरीज़ से। और आगे चल के बीपीएससी स्पेशल की भी क्लासेस आपके लिए लाई जाएंगी। और जीएस पार्ट सेकंड में आपके 8 प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा बात करें तो सोशल साइंस जिनका हिस्ट्री है वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी यहाँ से सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और साथ में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के बारे में जानेंगे, जहाँ से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और आते हैं हम साइमन कमीशन पे। तो साइमन कमीशन को जो है इसके बारे में जान लीजिए। और इसको जो है भारतीय विधिक आयोग कहा जाता था, और चूंकि इसमें जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉन साइमन, और इनके नाम की वजह से इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा गया। इसकी नियुक्ति कब की गई थी तो 8 नवंबर 1927, ये आपको ध्यान रखना है। और साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, जॉन साइमन, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये भी पूछा गया कि कितना सदस्यीय कमीशन था, तो इसमें 7 सदस्य थे। और ख़ास बात क्या थी कि सभी श्वेत थे, यानी सभी अंग्रेज़ थे, सभी गोरे थे इसमें, और कोई भी भारतीय जो है इस कमीशन में नहीं था। इस वजह से जो है कांग्रेस के द्वारा और पूरे भारत में जो है इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और इसका कार्य क्या था, इसको क्यों नियुक्त किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए, तत्कालीन सरकारी व्यवस्था की जांच करने के लिए, शिक्षा के प्रसार, प्रतिनिधि संस्थानों के अध्ययन के पश्चात यह रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक उचित है और भारत इसके लिए कहाँ तक तैयार है। तो यहाँ पे जो है भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना को जो है ये लोग डिसाइड करने वाले थे, जिसमें कोई भी एक सिंगल भारतीय नहीं था। इस वजह से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है इसका बहुत ही ज़बरदस्त विरोध किया, और पूरे भारत में जो है साइमन कमीशन जहाँ जहाँ गया वहाँ पे इसका विरोध किया गया। आगे ये समझते कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रही। तो कांग्रेस ने जो है मद्रास अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1927 में एम ए अंसारी की अध्यक्षता में। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि 1927 का जो मद्रास अधिवेशन हो किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने आयोजित किया था, तो एम ए अंसारी, ये आपको ध्यान रखना है। एम ए अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जो है कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जो है एम ए अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर पर तथा प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय किया। तो प्रत्येक स्तर तथा प्रत्येक स्वरूप में, यानी हर प्रकार से जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय किया गया। आप ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1927 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, मद्रास में, और अध्यक्ष कौन थे, तो एम ए अंसारी। फिर आगे बढ़ते हैं, कारण क्या था विरोध का। तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय भी अंग्रेज ले रहे थे, इस वजह से भारतीय इससे नाराज थे। और अगर जन प्रतिक्रिया की बात की जाए तो 3 फरवरी 1928 को यह प्रश्न पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में कहाँ उतरा था, तो बॉम्बे। तो बॉम्बे पहुंचा था, तो 3 फरवरी 1928 डेट आपको याद रखनी है। और साथ में जहाँ भी कमीशन गया उसका स्वागत काले झंडों से किया गया तथा साइमन गो बैक के नारों से किया गया। और साइमन गो बैक नारे का जो कह सकते हैं प्रयोग किया था, तो नारे का जो प्रयोग किया था लाला लाजपत राय जी ने किया था। लेकिन अगर प्रश्न पूछे साइमन गो बैक नारा किसने दिया था या इसकी रचना किसने की थी, तो यूसुफ मेहर अली ने। तो आप ध्यान रखिएगा कि साइमन गो बैक की नारे की रचना किसने की थी, यूसुफ मेहर अली ने। और यूसुफ मेहर अली ने जो है भारत छोड़ो का जो नारा था वो भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। क्विट इंडिया का जो नारा था वो किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने। प्रश्न पूछे गए इसलिए महत्वपूर्ण है, साइमन गो बैक का नारा और साथ में भारत छोड़ो या क्विट इंडिया का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना कि ये प्रश्न पूछा भी गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था उसको जो है
कह सकते हैं प्रयोग किसने किया था सबसे ज़्यादा, किसने जो इसको प्रसिद्ध कर दिया था इस नारे को, तो भगत सिंह ने, शहीद आजम भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद नारे का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था और बहुत ज़्यादा फेमस भी कर दिया था। लेकिन इसकी रचना, इंकलाब जिंदाबाद नारे की रचना किसने की थी, तो मौलाना हजरत मोहानी ने। ये सवाल पूछा गया था। और बाकी अब बात किया जाए साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन जहाँ जा गया वहाँ उसका बहिष्कार किया गया और केंद्रीय विधानसभा ने भी साइमन कमीशन का स्वागत करने से जो है इनकार कर दिया। फिर इसी चरण में जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है प्रमुख युवा राष्ट्रवादियों के रूप में उभरे। जो युवा लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और जगह जगह हड़तालें आयोजित की जा रही थी, तो उसमें जो है युवाओं ने ज़बरदस्त तरीके से भाग लिया था और उसमें उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस प्रमुख युवा राष्ट्रवादियों के रूप में उभर रहे थे। फिर पुलिस का जो है दमन स्टार्ट हुआ और पुलिस के द्वारा जब दमन स्टार्ट हुआ तो जवाहरलाल नेहरू को और तथा जो गोविंद बल्लभ पंत थे उनको जो है लखनऊ में बुरी तरीके से पीटा गया और लाहौर में बहुत दुखद घटना हो गई थी, जिसके बारे में हमने जो है पिछली कक्षा में भी देखा था। तो प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और साथ में ये अगर बात किया जाए तो गरम दल के नेताओं में से एक थे और इन पे जो लाठियों पर जो है ज़बरदस्त प्रहार किए गए थे, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए थे। फिर 17 नवंबर 1928 को उन चोटों से जो है उन प्रहार जो उनको चोटें लगी थी उनसे उनकी मृत्यु हो गई। और फिर हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि कैसे जो है भगत सिंह ने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लिया था। फिर यहाँ पे एक कथन है, आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। तो ये कथन किसका है, तो लाला लाजपत राय जी का। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर नेहरू रिपोर्ट पे आते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, तो आपको ईयर ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा गया नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो 1928 में आया था। आइए इसका पृष्ठभूमि समझते हैं कि आखिर में क्यों आया था। तो 1928 में तत्कालीन भारत सचिव, तो तत्कालीन भारत सचिव थे उस समय लॉर्ड बिरकनहेड। अब आप यहाँ पे जो लोग नए हैं उनको हम बता दें कि भारत सचिव कौन थे। तो जो 1858 का अधिनियम आया था, 1857 की क्रांति हुई थी और फिर जो है 1858 का अधिनियम आया था और इस अधिनियम के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था और साथ में जो है भारत का जो शासन था वो क्राउन के सीधे अधीन कर दिया गया था या सम्राट के सीधे अधीन कर दिया गया था। और इसलिए जो है वहाँ पे जो है भारत सचिव का एक पोस्ट जनरेट किया गया जो कि इंग्लैंड में थे, यानी ये वहीं पे रहते थे और साथ में जो है ये भारत का जो जितना भी पूरा मामला था ये पूरा डील करते थे और साथ में जो है इनके अंडर में थे, कह सकते हैं, वायसराय। तो ध्यान रखिए, उससे पहले वायसराय सबसे मजबूत हुआ करते, उससे पहले गवर्नर जनरल सबसे मजबूत हुआ करते थे, लेकिन फिर भारत सचिव जो है लॉर्ड बिरकनहेड, उस समय लॉर्ड बिरकनहेड थे। और जो पहले हमारे अगर बात किया जाए तो भारत सचिव जो है, भारत सचिव और ये जो थे तो इनका जो भारत के प्रति जो है काफ़ी नकारात्मक रवैया था। इनका मानना था कि भारतीय जो है कुछ ऐसा संविधान जो है निर्माण नहीं कर सकते जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। और इसलिए जो है इन्होंने लॉर्ड बिरकनहेड जो कि उस समय भारत सचिव थे उन्होंने जो है चुनौती दी थी। और क्या चुनौती दी थी कि जो है अगर जो है भारतीय चाहें तो संविधान को बना सकते हैं, अगर उनको बनाने का अगर उनको जो है रहे, तो एक हिसाब से यहाँ पे एक चैलेंज के रूप में था। तो इसलिए जो है, और सबसे बड़ी बात थी कि सभी गुटों और दलों को मान्य हो। तो सबसे जो एक टर्म एंड कंडीशन क्या थी कि सभी गुटों और दलों को मान्य हो। तो यहाँ पे सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो अन्य पार्टीज़ थी, तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सबको जो है यहाँ पे बुलाया गया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में जो उप समिति का गठन किया गया था भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, तो मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। फिर ये देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में भारतीयों की तरफ से यह पहला बड़ा कदम था। तो ये भी बात थी, इसलिए भी ये खास था। और फिर बात की जाए तो अगस्त 1928 में उप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। चूँकि नेहरू जो मोतीलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष थे उप समिति के, तो इसलिए उनके नाम से जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। और नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, इससे प्रश्न बीपीएससी तैयारी परीक्षा में पूछा गया था और नेहरू रिपोर्ट की सभी संस्तुतियों को एक मत से स्वीकार कर लिया गया था, यानी उसने उनमें जो है जो सजेशंस दिए गए थे, जो सलाह दी गई थी उनको स्वीकार कर लिया गया। लेकिन बहुमत रिपोर्ट में भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दिए जाने की मांग पर सहमत था। और यहाँ पे जो है जो बहुमत रिपोर्ट में जो बहुमत था वहाँ कांग्रेस का, या आप कह लीजिए कांग्रेस का नहीं, जो सर्वदलीय बहुमत था सर्वदलीय पार्टीज़ का, उसमें जो है रिपोर्ट में भारत को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा
दिए जाने की मांग पर सहमत था। और डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है? तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि भारत जो है ब्रिटेन के अधीन रहकर जो है भारत का जो है भारतीय लोग जो है भारत का सरकार वगैरह चलाएंगे। तो एक प्रकार से भारत जो अधीन ही रहेगा, पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं रहेगी। और बात की जाए फिर लेकिन राष्ट्रवादियों का एक वर्ग को इस पर आपत्ति थी, जो जिसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी, और वे जो है डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। और इसलिए जो है आगे चल के फिर जो है कुछ नई घटनाएं हुई जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। और उससे पहले लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। फिर आगे जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं क्या थी, तो ये देखते हैं। तो पहला है, महत्वपूर्ण है, पहला है कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिए जाने की मांग, यानी डोमिनियन स्टेटस दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। दूसरा था पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विरोध किया गया था, जो कि मुस्लिमों को उस समय प्राप्त था, और लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन पद्धति की मांग की गई थी। और इसके अलावा भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की गई थी। 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा वयस्क मताधिकार थे। तो यह प्रश्न पूछा, यह ऑप्शन में था, दिया गया था, और जिसका हमने जो विश्लेषण भी कराया था आप लोगों ने देखा भी होगा। फिर केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की भी डिमांड यहाँ से की गई। और फिर देखा जाए तो जिन्ना द्वारा जो है एक संशोधन प्रस्तुत किया गया, चूँकि सर्वदलीय सम्मेलन चल रहा था। तो सर्वदलीय सम्मेलन में जो है जिन्ना ने जो है मुस्लिम लीग की तरफ से एक संशोधन प्रस्तुत किया, और दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से रिपोर्ट के संबंध में 3 संशोधन प्रस्तुत किए थे, और जिसको जो है सम्मेलन में ठुकरा दिया गया था। काफ़ी जो है वहाँ पे कह सकते हैं पार्टीशन से रिलेटेड बातें वहाँ पे की गई थी, तो इसलिए जो है उसको ठुकरा दिया गया था। और फिर मुस्लिम लीग जो है इस प्रकार सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई। और इससे पहले मुस्लिम लीग साथ में थी, तो जो एक कह सकते हैं जो बिरकनहेड ने चैलेंज दिया था कि सभी दलों को मान्य हो, अब मुस्लिम लीग जो है यहाँ से अलग हो गई। और फिर मार्च 1929 में जो है जिन्ना ने क्या रखा, जो 14 सूत्रीय मांगे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्रीय मांगे किसने रखी थी, तो जिन्ना ने तैयार की थी। तो जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट के बारे में अपनी आपत्तियाँ ही इसमें दर्ज कराई थी, आपत्तियाँ बताई थी। फिर नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्टि, फिर जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने जो है सर्वदलीय सम्मेलन में जो रिपोर्ट वहाँ पे दिया गया था, तो उसमें डोमिनियन स्टेटस का जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया था, और ये पहले से भी विरोध में थे। और जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ये पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। और पूर्ण स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है आगे चल के बहुत बढ़िया जो है घटना होती है भारत के इतिहास के संबंध में, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पे जो है इन दोनों लोगों ने किन ने, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है कांग्रेस से वहाँ से जो है उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, यानी कि जो डोमिनियन स्टेटस का जो मसला था जिसको कांग्रेस स्वीकार कर चुकी थी, उसको जो है उसका विरोध कर दिया जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इन्होंने फिर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। और अगर बात की जाए कब की गई थी, तो 1928 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीनिवास अयंगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीनिवास अयंगर प्रथम अध्यक्ष थे, और स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। फिर आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो दिसंबर 1927 में एम ए अंसारी, दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू, और फिर इसमें नेहरू रिपोर्ट को जो है स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो साथ छोड़ दिया था। फिर आगे बढ़ते हैं, लाहौर अधिवेशन आते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से। और दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था जवाहरलाल नेहरू को इसमें। और यहाँ पे इन्होंने भाषण दिया था जो कि बहुत फेमस हुआ था उस समय, कि विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है, और कॉमरेड लोग, आप और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित है। तो ये भाषण जब उन्होंने दिया था तब उसमें उन्होंने यह बोला था। और इसके अलावा
जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय बोला था कि मुझे स्पष्ट स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और रिपब्लिकन हूँ। तो ये पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट कब दिया था, तो जो है लाहौर अधिवेशन के समय उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में दिया था। फिर लाहौर अधिवेशन के बारे में समझते हैं। मुख्य निर्णय यहाँ पे क्या क्या लिए गए थे, तो पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। तो देख रहे हैं कि 1928 में डोमिनियन स्टेटस की कांग्रेस डिमांड कर रही है, लेकिन जो युवा कांग्रेसी नेता थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन लोग का जो धड़ा था, फिर उसके बाद फिर गांधी जी का भी समर्थन प्राप्त हुआ। फिर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। फिर गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने की बात की गई, और गोलमेज सम्मेलन जो है वो किस लिए आयोजित करना था, क्योंकि जो साइमन कमीशन को ने अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, और उस रिपोर्ट पे जो चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन भारत के जो सभी जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और साथ में जो है दलित वर्ग, हिंदू महासभा, ये सब जो पार्टीज थी, इन सबको बुलाया जाना था इसमें। और इसमें जो है कांग्रेस ने जो है गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। और जो है कांग्रेस जो है पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई थी, दूसरे में केवल गए थे। और कौन गए थे, तो गांधी जी दूसरे में गए थे और तीसरे में भी नहीं गए थे। तो याद रखिएगा, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। कांग्रेस ने केवल एक ही जो है गोलमेज सम्मेलन अटेंड किया था, वो था दूसरा, जो कि 1931 में हुआ था। 1930 में पहला हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं, तो गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने की बात की गई। कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया। यानी भविष्य में कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया, जिसमें करों का भुगतान न करने जैसे कार्यक्रम शामिल किए गए। यानी टैक्स नहीं पे किया जाएगा इससे रिलेटेड। और आगे चल के फिर जो है, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, तो वहाँ पे जो है गांधी जी ने नमक को मुद्दा चुना। नमक को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा चुना, जिसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ पे बात की जाए तो 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया। और यहाँ भी प्रश्न पूछा गया था। और बात किया जाए तो 26 जनवरी को जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 1930 को, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता दिवस इस दिन हो गया, क्योंकि भारत इस दिन आज़ाद हुआ था। तो इस दिन को स्वतंत्रता दिवस कर दिया गया। और जो 26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत के संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो इसलिए जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं वो किस दिन मनाते हैं, तो वो 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। फिर 31 दिसंबर 1929 को जो है अर्धरात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन हो गया था, उसके बाद फिर जो है रावी नदी के तट पर जो है भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा को जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किसने जो है तिरंगा झंडा फहराया था रावी नदी के तट पर, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था, और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ में 31 दिसंबर 1929 को। और पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। और जिन भी साथियों ने अभी तक पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे तो वो देख लें, और आपको बहुत अच्छे से जो है जो बीपीएससी में जो स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं वो सभी सही हो जाएंगे। और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बीपीएससी में जैसे प्रश्न आते हैं वो लूसेंट वगैरह से बिल्कुल भी नहीं होंगे। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी हिस्ट्री स्पेशल, यानी हिस्ट्री स्पेशल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पूछे गए अभी तक उनको कवर करते हुए आपको बहुत ही जो है शॉर्ट तरीके से आपको जो है कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, जिसमें आपको जो है बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। और उसमें आपका बीपीएससी हिस्ट्री स्पेशल भी कवर हो जाएगा, जिससे आपके जो पीआरटी में लगभग 15-16 प्रश्न आते हैं वो सही हो जाएंगे। और जीएस पार्ट सेकंड में जो है आपके जो 8 प्रश्न आते हैं वो सही हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। बाकी इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट चल रही है आप लोगों की, पीआई की जो प्लेलिस्ट चल रही है बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त तरीके से उसको तैयार किया गया है आप लोगों के जो है तैयारी को मजबूत करने के लिए। तो आप लोग जो है जो पीछे के वीडियोज़ हैं, कई सारे साथियों ने पीछे के जो है वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख लीजिए। और अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखेंगे तो आपको जो है उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मैं आप लोगों से यही सलाह दूंगा कि आप लोग उन पीछे के वीडियोज़ को देख लें, जिससे आगे चल के आपको जो है रिवीजन करने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।